हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स। आज हम बात करेंगे कीन्स के रोज़गार सिद्धांत की। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही जो आगामी टीजीटी या पीजीटी की परीक्षा आ रही है या हायर एजुकेशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 20वीं शताब्दी में जेएम कीन्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किताब उनकी 1936 में आई थी। इसी किताब में उन्होंने रोज़गार के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कीन्स के अनुसार एक पूंजीवादी विकसित अर्थव्यवस्था में भी पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य नहीं है और प्रत्येक अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी पाई जाती है। यानी कीन्स ने बताया कि ऐसा नहीं है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पूर्ण रोज़गार का स्तर हो। पूर्ण रोज़गार स्तर मतलब होने का है कि जितने भी आपके उत्पत्ति के साधन हैं वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य पर लगे हुए हों, या कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो आपका श्रम है वो अपनी पूर्ण क्षमता के साथ काम पर लगा हुआ हो, तो वो पूर्ण रोज़गार की स्थिति कहलाती है। कीन्स ने इस बात को नकारा। उन्होंने कहा कि विकासशील देश में तो बेरोजगारी पाई जाती है, लेकिन विकसित देशों के लिए भी ये ज़रूरी नहीं कि सारे ही साधन वहाँ पर काम पर लगे हुए हों, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। कीन्स का अर्थशास्त्र का उद्भव जो हुआ वो उस समय हुआ जब महामंदी का दौर था। यानी जो तीसा की महामंदी जिसे हम कहते हैं, 1930 से 1935 के टाइम में अमेरिका में जब बहुत बड़ी मंदी छाई हुई थी। ये एक ऐसा समय था जब वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें थी वह आसमान छू रही थी, यानी बहुत महंगाई थी, बेरोज़गारी अपनी चरम पर थी और ब्याज दरें जो थीं वो न्यूनतम थीं, यानी उससे नीचे ब्याज दरें नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद भी जो विनियोग था वो बढ़ नहीं रहा था। ये आपस में बहुत ही उल्टी दशाएं थीं जो एक साथ वहाँ पर देखी गई। ऐसे समय में कीन्स की जनरल थ्योरी आई। जनरल थ्योरी मीन्स जो उनकी किताब है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो आई, जिसमें उन्होंने उन फैक्टर्स पर बात की जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोज़गार और उत्पादन के स्तर को प्रभावित करते हैं। जो कीन्स का रोज़गार सिद्धांत है या जो कीन्स का विश्लेषण है वो एक अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म विश्लेषण है। अब हम बात करते हैं कीन्स के रोज़गार सिद्धांत की। कीन्स का जो रोज़गार सिद्धांत है उसका जो केंद्र बिंदु है या आप कहेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट है कीन्स के रोज़गार सिद्धांत का, वो है इफ़ेक्टिव डिमांड यानी प्रभावपूर्ण मांग। कीन्स के अनुसार अल्पकाल में राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन, दोनों आप कह सकते हैं क्योंकि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन आपस में बराबर ही होता है, वो रोज़गार पर निर्भर करते हैं। कीन्स ने कहा कि जो अल्पकाल है उसमें राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पादन रोजगार पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जहां श्रम परिवर्तनशील साधन होता है। इसके अतिरिक्त आप कैपिटल यानी पूंजी को ले लीजिए या टेक्निक्स को ले लीजिए तो वो अल्पकाल में परिवर्तित नहीं हो सकती, वो स्थिर रहते हैं। इसलिए जो उनका रोजगार सिद्धांत है वो उन्होंने प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर कर दिखाया। कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग को उस बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जहां पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर आप वक्र के रूप में देखेंगे तो प्रभावपूर्ण मांग जो होता है वो कुल मांग वक्र पर उस बिंदु को कहते हैं जहां पर कुल जो पूर्ति वक्र है वो उसको काटता है। अच्छा, कौन सी मांग को आप प्रभावपूर्ण मांग कहेंगे? इसको समझने के लिए आपको प्रभावपूर्ण मांग की विशेषताएं आप देख सकते हैं। ये बातें अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा कि प्रभावपूर्ण मांग कहते किसे हैं। इसमें सबसे पहले है कि जो प्रभावपूर्ण मांग है वो कुल उत्पादन की मांग को सूचित करती है, यानी कि जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन हो रहा है एक समय में उसकी कितनी डिमांड है, मतलब पूरा का पूरा वो डिमांड की जा रही है या कम या ज़्यादा। तो जो प्रभावपूर्ण मांग है वो राष्ट्रीय उत्पादन या उस राष्ट्रीय उत्पादन के बाजार मूल्य के बराबर होती है। दूसरी बात आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रभावपूर्ण मांग है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। इसका कारण ये है कि राष्ट्रीय उत्पादन का कुल मूल्य और उद्योगपतियों द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त होने वाली आय में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए प्रभावपूर्ण मांग जो है वो कुल उत्पादन के साथ साथ राष्ट्रीय आय के भी बराबर होगी। प्रभावपूर्ण मांग को राष्ट्रीय आय या उत्पादन के साधनों की प्राप्त कुल आय के रूप में नापा जाता है। इसलिए जो प्रभावपूर्ण मांग है वो राष्ट्रीय आय के बराबर होगी, यानी इफ़ेक्टिव डिमांड जो है
वो आपकी बराबर होगी राष्ट्रीय उत्पादन के मूल्य और राष्ट्रीय आय के। उत्पादन के जो साधन हैं उनको जो आय प्राप्त होती है वो उसको आप मजदूरी, किराया, लाभ और ब्याज का जोड़ करके निकाल सकते हैं। तीसरी बात आ जाती है कि जो प्रभावपूर्ण मांग है वो अर्थव्यवस्था के कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इकोनॉमी के रूप में भी आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्पादन के साधनों की जो आय होती है उसे अर्थव्यवस्था में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में व्यय कर दिया जाता है। इसलिए प्रभावपूर्ण मांग एक तरफ तो उपभोग की वस्तुओं पर किए गए राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है और दूसरी तरफ जो इन वस्तुओं की डिमांड को पूरा करने के लिए विनियोग किया जाता है वो भी राष्ट्रीय व्यय के बराबर होगा। तो जो प्रभावपूर्ण मांग है जब आप उसको राष्ट्रीय व्यय के रूप में देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका C+I यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो आपका जो प्रभावपूर्ण मांग है अगर आप राष्ट्रीय आय के यानी कि अर्थव्यवस्था के कुल व्यय के रूप में उसे प्रदर्शित करेंगे तो प्रभावपूर्ण मांग होगी बराबर आपके नेशनल प्रोडक्शन के, और नेशनल जो प्रोडक्शन और नेशनल इनकम या फिर नेशनल एक्सपेंडिचर कुछ भी कह सकते हैं। और नेशनल एक्सपेंडिचर जो आपका बराबर होगा वो होगा आपका उपभोग प्लस विनियोग यानी C+I यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। जब इतनी बातें आप प्रभावपूर्ण मांग के बारे में या कीन्स के रोजगार सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे तो फाइंडिंग्स क्या आएंगी? तो फाइंडिंग्स ये आएंगी कि सबसे पहली बात यह है कि जो राष्ट्रीय आय जिसको आप Y से लिखते हैं, राष्ट्रीय आय रोजगार के स्तर जिसको आप N द्वारा प्रदर्शित करते हैं पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो बनेगा Y = F × N, यानी जो राष्ट्रीय आय है वो रोजगार के स्तर का फलन है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि जो रोजगार का स्तर है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, यानी कीन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय तो रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है और जो रोजगार का स्तर है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करेगा। यानी N जो है वो यानी N यानी रोजगार स्तर वो प्रभावपूर्ण मांग का फलन है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात इसमें आ जाती है कि जो प्रभावपूर्ण मांग है उसको कुल मांग कीमत और कुल पूर्ति कीमत पर भी निर्भर करेगी। जो प्रभावपूर्ण मांग है वो आपकी कुल मांग और पूर्ति पर निर्भर करेगी। तो वो हो जाएगा आपका ED यानी इफेक्टिव डिमांड = यानी जो आपका एग्रीगेट डिमांड है AD = एग्रीगेट सप्लाई यानी AS। ED = AD = AS। अब एक लाइन में आप अगर आप कहना चाहें तो कैसे कहेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है वो रोजगार के स्तर पर निर्भर करेगी, जो रोजगार का स्तर है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करेगा और जो प्रभावपूर्ण मांग है वो कुल मांग और कुल पूर्ति पर निर्भर करेगी। ठीक है, प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से जो रोजगार है और जो राष्ट्रीय आय है और जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो तीनों बढ़ेंगे। और जैसे ही आपका जो प्रभावपूर्ण अगर आपकी मांग घट जाती है तो राष्ट्रीय आय आपकी घटना शुरू कर देगी, उत्पादन भी कम होगा और जब राष्ट्रीय आय कम होगा यानी उत्पादन कम होगा तो रोजगार स्वतः ही घट जाएगा। इसके अलावा यदि उपभोग स्थिर रहता है और विनियोग में वृद्धि होती है तो रोजगार बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर विनियोग को आप स्थिर कर दें और उपभोग में वृद्धि कर दें तो भी रोजगार बढ़ेगा। यानी उपभोग और विनियोग में से किसी एक में वृद्धि हो और दूसरा स्थिर रहे, दोनों दशाओं में रोजगार में आपके वृद्धि ही होगी, क्योंकि जो प्रभावपूर्ण मांग है वो उपभोग की वस्तुओं और विनियोग की वस्तुओं पर किए गए खर्च की मात्रा के बराबर होगी। ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि रोजगार उपभोग खर्च की मात्रा और विनियोग खर्च की मात्रा पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसमें अगर कोई किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। ये कीन्स का पूर्ण रोजगार सिद्धांत अभी आपको नहीं बताया है, अभी हमने सिर्फ आपको प्रभावपूर्ण मांग जो है उसको समझाने की कोशिश की है और कीन्स के रोजगार सिद्धांत का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा वो बताया है। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का पार्ट 2 आएगा जिसमें हम आपको कुल मांग, कुल पूर्ति और रोजगार निर्धारण ये तीनों ही बातों को उसमें फाइनलाइज कर देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।